में हम सब ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में ही आगे बढ़ते हुए आज हम सबको देखना है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। कल हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस जब बढ़ रहा है 10 से 15, 20, 25, डिमांड जो है वो घट रहा है 100 केजी से 80, 50 और 20। तो ये नीचे से ऊपर हम लोग जाए टेबल में तो प्राइस घट रहा है 25 से घट के 20, 20 से 15, 15 से 10 रुपीज, तो डिमांड जो है वो बढ़ रहा है। तो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है। और इस इनवर्स रिलेशंस का जब हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कल हम लोगों ने देखा था इस ग्राफ में कि P यदि इनिशियल प्राइस है तो Q क्वांटिटी डिमांडेड है इनिशियल। प्राइस जब इंक्रीज करता है फ्रॉम P टू P1, डिमांड डिक्रीज कर जाता है फ्रॉम Q टू Q1। द इनवर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ा डिमांड घट गया। दूसरा कंडीशन यहाँ दिखा रहा है ग्राफ में कि यदि प्राइस डिक्रीज करता है फ्रॉम P टू P2 तो डिमांड जो है Q से बढ़कर करके हो जाता है Q2। मतलब ये ग्राफ जो है वो इनवर्स रिलेशन को बतलाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस करने का मतलब है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं ड्यूरिंग कंजम्पशन कि वहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। मतलब प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन नहीं देखने को मिलता है। और जहां इनवर्स रिलेशन नहीं है मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। मतलब प्राइस घटा तो डिमांड भी घट गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गया। तो जो कर्व यदि यहाँ पर अपवर्ड राइजिंग है तो उल्टा वो कर्व जो होता है वो अपवर्ड राइजिंग हो जाता है। तो कभी कभी डिमांड कर्व जो है कुछ परिस्थितियों में अपवर्ड राइजिंग भी हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर करके ये अपवर्ड राइजिंग हो गया। ये होना ही एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ है। अब क्या है कि लॉ जो है डिमांड कंजम्पशन से रिलेटेड है और कंजम्पशन का मतलब मनुष्य या कंज्यूमर के वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है और कई परिस्थितियों पर काम करता है। इसलिए वो हमेशा फिक्स्ड नहीं हो सकता, समय के साथ कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो ऐसे कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थिति हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, आज हम लोग पहले उसी पर चर्चा करेंगे। उसमें जो सबसे पहला है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। भविष्य में प्राइस बढ़ने वाला हो तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। इसको हम लोग इस ढंग से समझे कि मान लीजिए आज किसी वस्तु का प्राइस बढ़ा है, बढ़ने के साथ स्वभावतः लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या होगा कि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटेगा। लेकिन आप मार्केट जाते हैं एज ए कंज्यूमर और आज आप मान लीजिए आलू ले रहे हैं और प्राइस कल से 2 रुपया बढ़ गया तो आपका स्वाभाविक है कि डिमांड घटेगा। लेकिन एक रेशनल कंज्यूमर होने के नाते आपको ये भी पता चलता है कि भविष्य में अभी और प्राइस बढ़ने वाला है, आलू का प्राइस अभी और बढ़ेगा। 20 रुपया से आज 22 है मान लीजिए, कल 25 हो सकता है, 30 हो सकता है। मार्केट की जो परिस्थितियां हैं, बाहर से माल आने वाला है, नहीं आ रहा है, लाइक दिस, मंडी में सामान नहीं है, कई ऐसी परिस्थितियां हैं और रेशनल कंज्यूमर होने के नाते आप उसको जान रहे हैं और आपको ये पता है कि फ्यूचर में अभी और प्राइस बढ़ने वाला है। तो क्या करेंगे? क्या आप डिमांड घटाएंगे? स्वभावतः नहीं, बल्कि आप उल्टा क्या करेंगे कि डिमांड और बढ़ा देंगे कि फ्यूचर में जो आपको महंगा सामान मिलने वाला है वो आप सोच करके ये आज ज्यादा ले लेंगे कि आज कम दाम पर आपने उसको परचेज कर लिया। भले ही आपको 2 रुपया बचत है लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन देगा एज ए कंज्यूमर। तो जब भविष्य में फ्यूचर में यदि प्राइस बढ़ने वाला हो तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट जनरली नहीं होगा। तो ये पहला है एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। दूसरा है नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरीज ऑफ लाइफ करने का मतलब है कि जीवन रक्षक वस्तुएं, या एक सामान्य रूप से हम जब जीवन जीते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता या हमारा कंजम्पशन नहीं चल सकता। तो वैसे केसों में यदि कोई नेसेसरीज ऑफ लाइफ है तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। नेसेसरीज ऑफ लाइफ का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है नमक। नमक न अमीरी देखता है न गरीबी, कंजम्पशन में हमको वो चाहिए ही। मान लीजिए खाने का है तो हमको नमक चाहिए। अब नमक
कंजम्पशन हो रहा है और नमक का प्राइस बढ़ गया, तो नमक का प्राइस बढ़ने पर नमक का डिमांड घटने वाला नहीं है, और ना नमक का प्राइस घटने पर उसका डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि ड्यूरिंग कंजम्पशन वो जितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो एज इट इज करता रहेगा, उसमें कोई कमी या बेशी नहीं होने वाला है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ के केस में जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होने वाला है। अब अमीर है तो पैसा उसके पास ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो नमक का डिमांड बहुत ज्यादा कर लेगा। गरीब है तो वो कम करेगा। जनरली अमीर और गरीब है दोनों का परिवार का आकार बराबर है, भोजन का प्रकार बराबर है, या जो भी स्थिति है एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो कंजम्पशन ऑफ साल्ट जो है दोनों परिवारों में समान होगा। वहां यह नहीं है कि अमीर है तो ज्यादा कंज्यूम करेगा और गरीब है तो कम करेगा। तो जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, सामान्य तौर पर नमक नेसेसरीज ऑफ लाइफ हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जो भोजन में अनिवार्यता हमको चाहिए। तो ऐसे जो चीजें हैं जो अनिवार्य रूप से हमको चाहिए, तो उन चीजों के कंजम्पशन में यदि उस प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये नेसेसरीज ऑफ लाइफ के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। तीसरा है गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शंस के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शंस मतलब ऐसी वस्तुएं जो सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के, डिस्टिंक्शंस मतलब प्रतिष्ठा, तो समाज में रहते समय हम कुछ ऐसे वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आवश्यक होता है। बहुत जीने के लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों को कंज्यूम किया जाता है। उसको हम लोग गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन या सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो ऐसे जो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स हैं उन केसों में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है डायमंड, हीरा। अब हीरा का प्रयोग कौन करता है? तो सीधा है कि जो अमीर व्यक्ति है, समाज का जो अमीर से अमीर व्यक्ति है, वो हीरे का उपयोग करता है। अब हीरे का प्रयोग वो क्यों करता है? क्या वो उसके लिए जीवन रक्षक चीजें हैं? क्या जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? तो सीधा उत्तर है नहीं, बल्कि हीरा का एकमात्र उपयोग है अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना। और व्यक्ति हीरे का कंजम्पशन करते समय ये ध्यान में रखता है कि हीरा का कंजम्पशन करके वो समाज में अपने को थोड़ा सुपीरियर दिखा सके। सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स, तो ऐसी जो खासकर कॉस्टली आइटम्स हैं अलग अलग जगहों पर, कई ऐसी चीजें हैं जो कॉस्टली हो सकते हैं, तो कॉस्टली आइटम्स जो है वो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स की श्रेणी में आता है। अब मान लीजिए सोना है तो वो भी सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स की श्रेणी में आता है। लेकिन भारत जैसे क्षेत्रों में सोना का कंजम्पशन कुछ क्या कहेंगे आप, कस्टम, रीति रिवाज, परंपराओं के कारण है। गरीब से गरीब परिवार में भी सोने का थोड़ा ना थोड़ा कंजम्पशन है, क्योंकि वहां एक परंपरा है, रीति रिवाज है। इसके कारण उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में वो प्रयोग में आता है। लेकिन यदि हम भारत और एशिया महादेश में, हम भारत से हट कर करके भारत पाकिस्तान आदि देशों से बाहर जाते हैं, यूरोप आदि देशों में, तो वहां भी सोना शुद्ध रूप से सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स है। वो ऑर्नामेंट के रूप में उपयोग बहुत ज्यादा नहीं होता, महिलाओं को उसके प्रति कोई आकर्षण बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो केवल और केवल धन संचय का एक माध्यम होगा, इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम है, और उस नाते उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत में कुछ परंपराएं हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घरों में यदि परिवार में बेटिया की शादी कर रहा है तो सोना कुछ न कुछ देगा। ये परंपरा है जिसके कारण वो प्रयोग में होता है। लेकिन सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स की श्रेणी में वो भी आता है। बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में सोना का प्रदर्शन, प्रयोग, वो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स है। तो ऐसे, अब यदि ऐसा बहुत सारे चीज क्षेत्रों में हो सकता है। मान लो एक कार ही है, डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए कार जो है वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, जीवन रक्षक है, क्योंकि उसके लिए हम उसको लग्जरियस गुड्स नहीं मान सकते। लेकिन एक क्लर्क है किसी ऑफिस का और कार यूज करता है तो उसके लिए वो लग्जरियस गुड्स है, डॉक्टर के लिए वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ है। चलिए ठीक है, कार डॉक्टर के लिए नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, लेकिन कार का भी बहुत सारा वेराइटीज है। अब एक कार, मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो 4 लाख का 5 लाख का एक कार यूज कर करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके जगह पर वो 40 लाख का कार यूज करता है, तो वो 40 लाख का कार जो है वो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स की श्रेणी में आ जाएगा। तो महंगी गाड़ियों का प्रयोग क्यों? तो कहीं ना कहीं अपनी अमीरी को प्रदर्शन करने का माध्यम। तो ऐसे यदि चीजें हैं जो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स की श्रेणी में आता है, इन केसों में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। हीरा यदि महंगा हो जाए
तो अमीरों के लिए वो और ज्यादा अपनी अमीरी को प्रदर्शित करने का माध्यम बनेगा। और हीरे का डिमांड गरीब नहीं करता, मिडिल क्लास फैमिली नहीं करता, बल्कि वो अमीर करते हैं। तो वो और ज्यादा अमीरी दिखाने के लिए वो और ज्यादा उसका डिमांड करेंगे, बल्कि प्राइस बढ़ने पर उसका डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटने पर उल्टा उसका डिमांड घट जाएगा। मान लो कि हीरा सस्ता हो जाए, कल से वो इतना सस्ता हो जाए कि मिडिल क्लास फैमिली भी उसको यूज करने लगे, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी यूज करने लगे, तो क्या हीरे का डिमांड उतना रहेगा जितना आज है? सवाल ही नहीं है, उत्तर है कम। क्योंकि प्राइस घटा तो उसका डिमांड भी घट जाएगा, क्योंकि तब वो अमीरी का प्रदर्शन का माध्यम नहीं रहेगा। आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप सोचिए कि आज से 20 साल 25 साल पहले हजारीबाग शहर में एक छोटा सा सेट, मोबाइल सेट अमीरी का प्रदर्शन का माध्यम था। आज वैसे सेट अमीरी के प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। तो ऐसी भी चीजें हैं जो आज सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स है, कल नहीं रह सकता है, समय के साथ उसमें बदलाव आ सकता है। तो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स यदि कोई भी है तो वहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। मतलब वहां प्राइस बढ़ने पर उसका डिमांड बढ़ता है और प्राइस घटने पर उसका डिमांड घटता है। तो गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। फिर चौथा है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हम आदतन प्रयोग में लाते हैं, हमारी आदत है, हैबिट है उस वस्तु का कंजम्पशन करना। यदि कंज्यूमर की आदत है उस वस्तु को कंज्यूम करना, तो वो उसके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होने वाला है। जैसे मान लो नशा की चीजें हैं, बुरी चीजें हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी नशा की चीजें हैं। नशा की चीजें जो प्रयोग करते हैं वो हैबिचुअल गुड्स की श्रेणी में आता है। एक शराबी शराब क्यों पीता है? ड्यू टू हैबिट। कोई भी व्यक्ति जन्म लेते शराब नहीं पीता, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, अब उसके बिना वो रह नहीं सकता। और जब उसकी आदत बन जाती है तब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। अब शराब का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, सरकार ने बहुत बार उस पर टैक्स, आप सामान्य चीजों का और शराब का यदि आप मार्केट देखोगे तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा टैक्स इंपोज शराब पर करता है, नशे की चीजों पर करता है, 200, 300, 400% टैक्स इंपोज करता है। लेकिन उतना टैक्स लगाने के पीछे का उद्देश्य ये होता है सरकार का कि लोग महंगे होने के कारण इसका प्रयोग कम करें। दूसरी ओर सरकार का यह रहता है कि इसके माध्यम से उसके पास रेवेन्यू आए, लेकिन रेवेन्यू का कीमत कम है और सरकार की नजर में ये बातें हैं कि हम यदि नशा की चीजों पर ज्यादा टैक्स इंपोज करेंगे तो हमारे देश और समाज के लोग नशा का प्रयोग कम करेंगे, नशे वाले चीजों का प्रयोग कम कर देंगे, जिसके कारण से उसका आने वाला भविष्य जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, उसका मैन पावर ज्यादा अच्छे होंगे, उसमें इम्यूनिटी पावर होगा, उसमें काम करने की क्षमता होगी, जिसके कारण देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन आप उसको इस ढंग से देखिए कि टैक्स इतना हैवी इंपोज होने के बाद भी क्या उसका डिमांड घटता है? क्या शराबियों के द्वारा उसका डिमांड बढ़ता ही है। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में सरकार ने कई प्रकार के सरचार्जेज उस पर लगाए और महंगा हुआ, लेकिन क्या उसका डिमांड घटा क्या? तो उत्तर है नहीं। तो ऐसे जो नशा की चीजें हैं सामान्य तौर पर, उन चीजों पर प्राइस बढ़ने की स्थिति में उसका डिमांड घटता नहीं बल्कि और उसका बढ़ जाता है, क्योंकि नशा की चीजें पर व्यक्ति उसका हैबिचुअल हो चुका है। अब वो उसके लिए आवश्यक है, वो प्राइस बढ़े या घटे उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो सामान्य तौर पर उसका डिमांड कांस्टेंट रहता है। तो हैबिचुअल गुड्स में अगले नशा की चीजों के साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन वो हैबिचुअल है। मान लो किसी को गुड़ खाने की आदत है। अब गुड़ तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि उल्टा फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। आदतन यदि हम कहें तो रोज यदि थोड़ा गुड़ खाए तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हम गुड़ खाना मेरी आदत बन चुकी है, हैबिचुअल है, हम रोज खाते हैं, तो अब गुड़ का प्राइस बढ़े या घटे हम उसका डिमांड कम करने वाले नहीं है। हम जितना उसको प्रयोग में लाते हैं हम लाएंगे ही, क्योंकि वो खाना मेरी आदत बन चुकी है। तो ऐसी चीजें भी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो लेकिन हमारी आदत बन चुकी है उनका प्रयोग करना, तो उसको यदि हम कंज्यूम करते हैं या उसका प्राइस बढ़ता है तो उसके डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सामान्य तौर पर प्राइस के घटने और बढ़ने पर उस पर कभी भी इनवर्स रिलेशन नहीं देखा जाएगा, उल्टा वहां पे डिमांड जो है वो कांस्टेंट रखेगा। तो हैबिचुअल गुड्स की श्रेणी में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। फिर है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। गिवन गुड्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे सेंट रॉबर्ट गिफेन, 18वीं सेंचुरी में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था गिफेन गुड्स का। उन्होंने देखा था इंग्लैंड के मार्केट में कि ब्रेड है,
19वीं शताब्दी में, तो ब्रेड का मार्केट प्राइस बढ़ने के बाद भी ब्रेड का डिमांड बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था कि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने जो स्थितियां देखी कि इंग्लैंड के मार्केट में कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी ब्रेड का डिमांड घट नहीं रहा है बल्कि उल्टा बढ़ जा रहा है, तो उनको लगा कि यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है। तब उन्होंने उस पर और रिसर्च कर करके जो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि गुड्स भी दो प्रकार के होते हैं। गिफन सर रॉबर्ट गिफन का ये कॉन्सेप्ट आने के पहले हम सब या पूरी दुनिया यही जानती थी कि गुड्स एक ही प्रकार का नॉर्मल गुड्स है, उसका डिवीजन नहीं है। लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट किया कि नहीं, गुड्स भी मार्केट में दो प्रकार का, हम सब समान तौर पर जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार का है, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स, दूसरा है इंफीरियर गुड्स। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो इंफीरियर गुड्स है जिसमें प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड नहीं घटता बल्कि उल्टा उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अभी इंग्लैंड का उदाहरण उन्होंने दिया कि इंग्लैंड के मार्केट में ब्रेड का प्राइस बढ़ने पर भी ब्रेड का डिमांड क्यों बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन जो उनके सामने आया कि ब्रेड का जो सब्स्टिट्यूट था, मान लीजिए फिश था, मटन था, तो वो फिश और मटन कंपैरेटिवली सस्ता नहीं था बल्कि और महंगा था ब्रेड के तुलना में। तो ब्रेड का प्राइस बढ़ने की स्थिति में भी ब्रेड कंपैरेटिवली उसमें सब्स्टिट्यूट की तुलना में सस्ता था, इसलिए कंज्यूमर उसका डिमांड घटा नहीं रहा था बल्कि और बढ़ा दे रहा था या कांस्टेंट रख रहा था। उसके पास ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो उसको कंज्यूम कर रहा था। तो संत रॉबर्ट गिफन ने ये बताया कि इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट, तो गिफन गुड्स मतलब इंफीरियर गुड्स, और इंफीरियर गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। उल्टा यदि इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है उसका बढ़ जाता है, और इंफीरियर गुड्स का प्राइस घटेगा तो डिमांड उसका घट जाता है। जनरली होता क्या है कि इंफीरियर गुड्स का यदि प्राइस घटता है तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ जाता है, और कंज्यूमर का जब रियल इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी जो है वो बढ़ेगा। इसलिए वो इंफीरियर गुड्स को नहीं बल्कि नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करेगा। यदि उल्टा है कि इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर जो है उसको अपने इनकम लेवल में लाने के लिए, दिखाने के लिए उसका डिमांड भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो गिवन गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। फिर है इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इग्नोर करता है तो वहां भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। इग्नोर करने का मतलब है, मान लीजिए आप सब्जी लेने मार्केट में गए हैं, कल आप आलू 20 रुपए केजी लेकर करके आए, आज गए तो आज 21 रुपए आलू है। आपने इग्नोर किया उस इंक्रीज को, 1 रुपया जो एक छोटा सा इंक्रीज हुआ, यदि आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो आपका डिमांड घटने वाला नहीं है। नॉर्मली आप जितना डिमांड करते हैं उतना करेंगे, या थोड़ा घट गया तब भी आप उसको इग्नोर करते हैं। तो कई बार कंज्यूमर जो है प्राइस का घटने और बढ़ने को मार्केट में इग्नोर कर देता है, और इग्नोर यदि कर रहा है तो उस केस में वो जितना कंज्यूम कर रहा है नॉर्मली उतना ही डिमांड मार्केट में करेगा, उसको ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। अब ये जो कंज्यूमर का इग्नोरेंस का जो रेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू इनकम डिपेंड करेगा। अब कंज्यूमर का इनकम लेवल क्या है, मान लीजिए एक कंज्यूमर है जो 1 रुपया घटा या बढ़ा उसको इग्नोर करता है, तो कोई 10 रुपया घटा बढ़ा उसको भी इग्नोर कर सकता है, कोई 100 रुपया घटा और बढ़ा उसको भी इग्नोर कर सकता है। तो ये उसके इनकम लेवल पर करेगा। एक बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो 1 रुपया का भी घटना बढ़ना कोई इग्नोर नहीं कर पाता है। एक मिडिल क्लास है, हो सकता है कि कोई 2 रुपए का घटा बढ़ा कोई इग्नोर नहीं करे, कोई 10 रुपए को घटने बढ़ने को इग्नोर नहीं करे, और अमीर है तो हजारों रुपया का घटना बढ़ना, 100 रुपया 200 रुपया का भी घटने बढ़ने को वो इग्नोर करता है। तो इग्नोरेंस का रेंज अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल होगा, समाज में इनकम लेवल कंज्यूमर का क्या है उस पर होगा। लेकिन हर कंज्यूमर अपने इनकम लेवल पर जिस इंक्रीज या डिक्रीज को, प्राइस के इंक्रीज और प्राइस के डिक्रीज को इग्नोर करता है मार्केट में, तो स्वभाव तो उसके डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो एज इट इज कंज्यूम करता रहेगा। ये इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हमारा जो है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस में ये सारे हैं जहां पर वो परिस्थिति है जिस पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा।